my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In our previous video lecture, we have discussed about romanticism and saw how culture fostered the process of nationalism in Europe. I hope students by now you must have seen that video. If not, then do check that out. So स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में हर तरह के सपोर्टर्स थे, कोई कंजर्वेटिव अप्रोच को सपोर्ट करते थे, कुछ लिबरल्स थे। सो इन सारे सिनारियोस में एक टाइम ऐसा भी आया 1830 का जहाँ पे यूरोप फाइनेंशियली बहुत वीक पड़ गया था। ऐसा क्या हुआ था 1830s में? चलिए आज पढ़ते हैं इस टॉपिक में हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। So without any further ado, let's get started. So students, as you can see in the slide, the 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slum. So student, जैसा कि अभी आपने स्लाइड में देखा 1830 में यूरोप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। बहुत सारे लोग हाफ 19th सेंचुरी में जॉब की तलाश में रूरल एरिया से छोड़कर सिटीज़ और स्लम्स में आकर बस गए, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन एंड स्टूडेंट्स। जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वैकेंसीज नहीं थी, उससे ज़्यादा तो जॉब सीकर्स थे, मतलब जॉब को तलाश करने वाले लोग थे। इसके अलावा small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. So students, दूसरी जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे ड्यूरिंग 1830s, खासकर स्मॉल प्रोड्यूसर्स वगैरह, वो था तगड़ा कंपटीशन इंग्लैंड के साथ। बिकॉज इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, वहाँ एडवांस्ड मशीन्स थी एंड वहाँ से चीप मशीन मेड गुड्स बनकर ऑल ओवर यूरोप बिकते थे, विच eventually affected domestic producers. Because if we will compare Europe, which is a continent, with England, then obviously England was more advanced. Besides this, यूरोप में कुछ रीजन्स थे जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो अभी भी अपनी डोमिनेंस, पावर, प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, एंड ऑन द अदर हैंड जो पीजेंट्स थे इनके अंडर, उनको टॉर्चर सहन करना पड़ता था, उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे और अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू widespread pauperism in town and country. As a result, the year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads, barricades were erected, and Louis Philippe was forced to flee. So student, जैसा कि अभी तक हमने कवर किया इस पार्ट में कि यूरोप ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहा था, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, ओवर पॉपुलेशन थी, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से सिटीज़ में आके माइग्रेट हो रहे थे, जॉब सीकर्स थे, इतनी तो जॉब नहीं थी जितने जॉब सीकर्स थे, एंड जहाँ पर स्टूडेंट्स ओवर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे खाने पीने की जो डिमांड है वो भी राइज हो जाएगी। सो 1848 में एक सोने पे सुहागा, एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई यूरोप में, खासकर फ्रांस में, वो था बैड हार्वेस्ट, विच लीड्स टू फूड शॉर्टेजेस इन टाउन्स एंड कंट्रीज। स्टूडेंट्स,
जो बैड हार्वेस्ट हुआ था, फसलें खराब हो गई थी। इस कंडीशन ने यूरोप की हालत और भी बद से बदतर करा दी थी। यूरोप को पॉपुलिज्म जैसे चीज़ का सामना करना पड़ा। हेयर स्टूडेंट, पॉपुलिज्म मीन स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। पॉवर्टी थी नहीं, मगर सिचुएशन ऐसी पैदा हुई वहाँ पर कि लोग पुअर बन गए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कवर किया हंगर और हार्डशिप वाले फेज को, ऑल ओवर यूरोप जो चीज़ें चल रही थी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब इन सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट निकला वो बहुत ही बेहतरीन था, और वो था 1848 का पॉपुलर रिवोल्ट। खासकर पेरिस में, फ्रांस में लोगों को ये सब चीज़ें देखकर इतना गुस्सा आया कि वो सारे लोग सड़कों पे उतर आए। उन्होंने नारेबाजी करी, बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका, एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई थी लिबरल्स द्वारा, जिसके लीडर थे लुई फिलिप, उनको फोर्सफुली अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ा। ही गॉट सो स्केयर्ड आफ्टर सीइंग सच रिएक्शन ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस, जिस वजह से उनको अपनी पोजीशन को ओवरथ्रो करना पड़ा, उनको फोर्सफुली वहाँ से भागना पड़ा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। So students, after this popular revolt of 1848, National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. So students, इतने सारे हार्डशिप के बाद लोग सड़कों पे उतर आए, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एंड ये सब देखकर जब लुई फिलिप अपनी राजगद्दी छोड़ के चले गए, तो उनके जाने के बाद एक नेशनल असेंबली को बनाया गया जो रिपब्लिक थी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स में यकीन रखती थी, एंड जिसने 21 ईयर्स अबव मेल्स को सफरेज प्रोवाइड कराया। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, वोटिंग राइट। तो इस नेशनल असेंबली ने सारे 21 ईयर्स अडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए। इसके अलावा उन्होंने राइट टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को गारंटी कराया, एंड नेशनल वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कराई, ट्रेनिंग वगैरह दी, जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो रोज़गार पा सके, एम्प्लॉयड हो सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। So students, that's all for today's video lecture. I hope you have enjoyed today's video lecture. If you did so, then do subscribe to my channel, hit the like button, press the notification bell. I will see you in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.